भारत के भूगोल में इसमें है ना अपवाह प्रणाली को देखेंगे और अपवाह प्रणाली में सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे, ठीक ना। भारत का अपवाह तंत्र, तो ध्यान से इसको समझना है। अपवाह का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिधर ढलान होता है और सरिताएं उसी ढाल का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती हैं, ठीक ना। इन सरिताओं के साथ कुछ उनकी सहायक सरिताएं भी होती हैं, कुछ सहायक नदियां भी होती हैं, क्लियर। और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिसे हम अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली के नाम से जानते हैं, जो ड्रेनेज पैटर्न हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्लियर है। देखो, अपवाह तंत्र का मतलब ये हुआ कि किसी क्षेत्र का पूरा ड्रेनेज पैटर्न है ना, पूरा ढलान, और उस क्षेत्र का जितनी भी उस क्षेत्र की जल राशि होती है वो किधर किस दिशा में जाएगी, उसका अनुक्रम क्या होगा, ठीक है। ये मुख्य सरिता और उसकी सहायक सरिताएं निर्धारित करती हैं। तो इसके हिसाब से भारत के अपवाह क्षेत्र में, अपवाह तंत्र में हम इसको 3 प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिए, एक है हिमालयी, ठीक ना। पहला अपवाह तंत्र है वो क्या है, हिमालयी। दूसरा प्रायद्वीपीय, ठीक, ध्यान दो, पहला हिमालयी, दूसरा प्रायद्वीपीय, और इसमें हम एक तीसरे प्रकार का भी पढ़ेंगे, है ना। उस तीसरे प्रकार में जैसे वर्तमान समय में जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो तीसरे प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ अलग से आंतरिक हैं, ठीक ना। आंतरिक हैं, आंतरिक का जैसे मतलब यह है कि कुछ सहायक नदियों को और कुछ झीलों को, है ना, कुछ छोटी छोटी ऐसी नदियां हैं जिनको पूछा जा रहा है, तो उसको भी हम लोग अलग से समझेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक ना। अब हम लोग जब हिमालय की बात करेंगे तो हिमालयी अपवाह तंत्र में भी हम 3 नदी तंत्र को पढ़ेंगे। वो तीन नदी तंत्र कौन कौन से होंगे, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र को, ठीक ना। तो इन 3 अपवाह तंत्रों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को, फिर दूसरा पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को, और तीसरा पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। इन नदियों को देखेंगे और उनकी सहायक सरिताओं यानी कि सहायक नदियों को भी देखेंगे, ठीक। इसके अलावा हम लोग क्लास को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाते हुए चलेंगे। इन्फॉर्मेटिव का मतलब कि जो नदियों पर पड़ने वाले जो बांध हैं, है ना, उन बांधों को भी हम लोग देखेंगे, और बाद में तो बांध पूरा एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ये तो 2 बार हो जाएगा, तो इसी के साथ हम लोग ये काम भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र को समझेंगे, ठीक ना। तो एक चीज़ पहले डायग्राम में थोड़ा सा छोटा बना लिया जाए समझने के लिए, तो ये ठीक रहेगा। चलो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लेंगे कि हम पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए हैं, चाहे दूसरे देशों पे कब्जा कर लिए हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा कहीं ज़मीन बढ़ गई होगी तो, हाँ, कहीं ज़मीन बढ़ गई होगी तो मान लेंगे कि हम कब्जा कर लिए हैं दूसरे देश पे, लेकिन फिर भी ठीक है, पढ़ने के लिए समझने के लिए ठीक है, ठीक। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो मुख्य नदी है सिंधु, इस सिंधु नदी की हम लोग बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर के पास बोखरचू हिमनद से, यहाँ पर है मानसरोवर झील, ठीक ना। तिब्बत के मानसरोवर के निकट से एक यहाँ पर हिमनद है, इस हिमनद का नाम है बोखरचू, ठीक। तो बोखरचू हिमनद से ही ये नदी निकलती है और यहाँ से ऐसे ट्रैवल करते हुए फिर पाकिस्तान में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है,
क्लियर है। तो यहाँ से ये नदी निकलती है और अरब सागर में गिरती है। पहले हम लोग जो सरलता हैं उन सरलताओं को देखेंगे, फिर जो जटिलताएं हैं धीरे धीरे उन जटिलताओं तक भी पहुँचेंगे। ठीक, सिंधु नदी के बारे में हम लोग पंचनद भी जानते हैं, पंचनद। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक नदी है चेनाब, चेनाब नदी निकलती है यहाँ से, है ना, बारालाचा दर्रे से। कहाँ से निकलती है? बारालाचला दर्रे से चेनाब नदी निकलती है। और चेनाब नदी जब निकलती है तो दो नदियों के रूप में निकलती है, एक चंद्र और एक भागा। ठीक ना, चेनाब नदी दो नदियों के रूप में निकलती है, एक दाहिने से और एक बाएं से, एक चंद्र और एक भागा। ठीक, तंडी के पास दोनों मिल जाती हैं और उसके बाद से उनको कहते हैं चंद्रभागा, यानी कि चेनाब कहते हैं। तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर? इसीलिए तो सरलता से बता रहे हैं एक एक चीज़, ताकि क्लियर हो जाए, जटिलताओं को बाद में देखेंगे। चेनाब नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है झेलम। तो सिंधु नदी के बाद जो नदी आती है वो झेलम है, न कि चेनाब है। तो झेलम नदी यहाँ से निकलती है। ठीक, झेलम नदी यहाँ से निकलती है बैरीनाग के पास शेषनाग झील से। बैरीनाग के पास कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम को पुराणों में वितस्ता कहा गया है। तो झेलम नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती, यहाँ पर पड़ता है वुलर झील। तो वुलर झील से होते हुए आगे बढ़ती है झेलम नदी। ठीक ना, और आ करके यहाँ मिल जाती है चेनाब में। तो चेनाब जो झेलम है वो चेनाब की सहायक नदी है और मुख्य रूप से सिंधु की भी सहायक नदी है। क्लियर? ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से रोहतांग दर्रे के पास से एक और नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास से, है ना, रोहतांग दर्रे के पास से एक और नदी निकलती है जो आगे बढ़ते हुए चेनाब में मिल जाती है। जो आगे बढ़ते हुए कहाँ मिलती है? चेनाब में। ठीक, तो इस नदी को कहते हैं रावी नदी। इस नदी को कहते हैं रावी नदी। और रोहतांग दर्रे के पास से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास। तो ये नदी जब आगे बढ़ती है तो बढ़ करके मिल जाती है वो सतलज नदी में। सतलज को पुराणों में शतुद्री कहा गया है। तो जब ब्यास निकलती है और जा करके कहाँ मिल जाती है? सतलज में। अब सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज भी एक पूर्ववर्ती नदी है। मानसरोवर झील के पास एक ताल है जिसको बोलते हैं राकस ताल। ठीक, राकस ताल। तो सतलज नदी इसी राकस ताल से निकलती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए मिल जाती है कहाँ पे? चेनाब नदी में। तो ये पंचनद इन्हीं को बोला जाता है। और ये चेनाब नदी आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान में मीठन कोट के पास, कहाँ पे? मीठन कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये पंचनद है। ठीक ना, देखिए 1 2 3 4 और 5 जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो ध्यान से इसको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक, सबसे पहले कौन सी? झेलम। सबसे पहले नदी कौन सी है? ये हो गई आपकी सिंधु। उसके बाद ये कौन सी है? झेलम। ठीक, उसके बाद ये नदी कौन सी है? चेनाब। उसके बाद ये नदी कौन सी है? रावी। और उसके बाद ये नदी कौन सी है? ब्यास, जो कि भारत में ही सतलज से मिल जाती है। और ये नदी कौन सी है? सतलज।
ये नदियाँ याद हो गई होंगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना, क्लियर है। एक बार और समझ लीजिए, मानसरोवर झील के पास बोखरचू से, ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से, हिमनद है ना, लगभग 41-42 मीटर ऊंचाई पे है, हिमनद से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है, ये चीन है, तिब्बत है, यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। और एक और बात, यहाँ से इसमें एक नदी इधर से आती है, इसमें मिल जाती है, जिसका नाम है श्योक, इसका नाम क्या है, श्योक है, ठीक ना। और एक शहर पड़ता है लेह, लेह शहर जो है सिंधु नदी के दाहिनी तरफ पड़ता है, और यह नदी लेह के बाईं तरफ से, लेह पूरी दुनिया में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र लेह है, तो लेह के बाईं तरफ से सिंधु नदी निकलती है और आगे बढ़ते हुए यहाँ से, ठीक ना, पाकिस्तान में यहाँ एक बड़ा गार्ज बनाती है, बड़ा गार्ज बनाते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ आंकड़ों की। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, कुल लंबाई यहाँ से लेकर के और अरब सागर में गिरने तक, यहाँ से लेकर के और अरब सागर में गिरने तक कुल लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। लेकिन भारत में कितनी है, तो यह नदी भारत में 1114 किलोमीटर बहती है, ठीक ना, इन इंडिया। भारत में यह नदी 1114 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के बात करेंगे यहाँ तक का, तो 1114 किलोमीटर बहती है, क्लियर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा ना, तो एक अलग से डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक ना, ताकि सारी चीज़ें क्लियर। अच्छा, कुछ चीज़ें और बता देते हैं इसमें। श्योक नदी जब इधर से आती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है, इस नदी का नाम है नुब्रा, इस नदी का नाम क्या है, नुब्रा, ठीक ना। और जास्कर नदी नीचे से जा कर के मिलती है, इस नदी का नाम क्या है, जास्कर, ठीक ना। एक नदी जिसका नाम गिलगिट है, ये इधर से आते हुए सिंधु में मिलती है, गिलगिट। कुछ नदियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं जो काबुल से आने वाली, एक नदी है काबुल, ठीक। एक नदी और मिलती है जिसका नाम है तुर्रम, एक नदी और मिलती है जिसका नाम है गोमल। तो ये कुछ नदियां हैं, इनको आपको समझना है, ठीक। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बनाएंगे इधर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, ये है मानसरोवर झील, है ना, कैलाश पर्वत के पास में, कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर झील है, और यहीं बोखरचू हिमनद से निकलती है एक नदी जिसका नाम है सिंधु, ठीक। ध्यान दीजिए, बैरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम है झेलम, और बारालाचा दर्रे के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चिनाब, और ये सीधा पाकिस्तान में मिलती है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना, ध्यान दीजिए। इसके बाद रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, रोहतांग दर्रा है, और इसको भी दर्रा बना लेते हैं। दर्रा का मतलब पास, माउंटेन के बीच में ऐसी जगह जहाँ से आने जाने लायक रास्ता होता है। तो ये बारालाचा दर्रा है ना, बारालाचला, और ये क्या है, रोहतांग दर्रा, क्लियर। यहाँ से एक नदी निकलती है जो चेनाब से मिल जाती है, इसका नाम है रावी, और यहीं के ये इस साइड से निकलती है, और इसी के इस साइड से निकलती है एक नदी जिसका नाम है ब्यास। और ब्यास, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं ना, ऊपर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये है मानसरोवर तिब्बत में, और ये है राकस ताल, राकस ताल जो हम पहले बता चुके। यहाँ से एक नदी निकलती है सतलुज, और ब्यास इसी सतलुज नदी में क्या होती है, मिल जाती है, और ये सतलुज आगे जा कर के चेनाब से मिल जाती है, ठीक, क्लियर है। नाम लिख लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये नदी कौन सी है, सतलज। ये नदी कौन सी है, ब्यास।
ये नदी कौन सी है? रावी। ये नदी कौन सी है? चेनाब। और ये नदी कौन सी है? झेलम। एक चीज़ हमने आपको और बताया था पिछले क्लास में, यहाँ भी बता देते हैं। इन नदियों के बीच का जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब होता है, ठीक। तो ये दोआब क्षेत्रों का नाम भी आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ठीक ना। तो सतलज और ब्यास के बीच का ये जो दोआब क्षेत्र है, इस दोआब क्षेत्र का नाम क्या है? इसको बोलते हैं बिस्ट, है ना। ब्यास और रावी के बीच दो दोआब क्षेत्र है, ब्यास और रावी के बीच में जो दोआब क्षेत्र है, इस दोआब क्षेत्र का नाम क्या है? बारी, बारी दोआब। रावी और चेनाब के बीच में जो दोआब क्षेत्र है, इस दोआब क्षेत्र का नाम क्या है? रचना दोआब, रचना दोआब क्षेत्र। चेनाब और झेलम के बीच में जो दोआब क्षेत्र है, इस दोआब क्षेत्र का नाम क्या है? चाज दोआब, ठीक ना। और इसके अलावा ये हो गया चेनाब नदी, और ये हो गई झेलम नदी, और ये हो गई सिंधु नदी, ठीक। तो झेलम, चेनाब और सिंधु, देखो झेलम, ये चेनाब और सिंधु, और आगे बढ़ेंगे तो झेलम और सिंधु। तो झेलम, चेनाब और सिंधु के बीच का जो दोआब क्षेत्र होता है, इसी दोआब क्षेत्र का नाम है सिंधु सागर दोआब, सिंधु सागर दोआब क्षेत्र इसको कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो आराम से समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देंगे और कुछ इसकी सहायक नदियों को फिर से देख लेते हैं। सिंधु के दाहिने हिस्से पर बचा हुआ एक नगर है जिसका नाम है लेह, और एक नदी इधर से आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है? श्योक। और श्योक में एक नदी आकर के मिलती है, इसका नाम क्या है? नुब्रा, ठीक। एक नदी नीचे से जाके मिलती है, इसका नाम है जास्कर, ठीक। एक नदी इधर से आकर के मिलती है जिसका नाम है गिलगिट। एक नदी इधर से आके मिलती है जिसका नाम है काबुल। एक नदी इधर से आके मिलती है जिसका नाम है तुर्रम, और एक नदी इधर से मिलती है जिसका नाम है गोमल। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। झेलम नदी जब यहाँ निकलती है बैरीनाग के पास शेषनाग झील से, तो आगे बढ़ते तो इसको वुलर झील मिलता है, तो वुलर झील के किनारे किनारे ये बहती है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक नदी इधर से आकर के मिलती है, और इस नदी का नाम है किशन गंगा, किशन गंगा। क्लियर? किशन गंगा नदी आकर के इधर से मिलती है, ठीक। किशन गंगा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जिसका नाम है किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, ठीक। और झेलम नदी पर एक विद्युत परियोजना है जिसका नाम है कि तुलबुल परियोजना, ठीक। याद रखिएगा, झेलम नदी पर भी एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। क्लियर? इसके बाद चेनाब नदी की बात करते हैं। चेनाब नदी पर भी परियोजनाएं हैं। 3 परियोजनाओं का नाम आप याद रखिएगा, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती। सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार, नोट कर लीजिए इसको। सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार ये चेनाब नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं, ठीक। इसके बाद हम रावी नदी की बात करेंगे, तो रावी नदी पर भी 2 परियोजनाओं को याद रखिएगा, थीन और चेमरा। चेमरा परियोजना और थीन परियोजना रावी नदी पर है। उसके बाद अगर हम ब्यास की बात करेंगे तो ब्यास पर पोंग बांध है, पोंग बांध है ब्यास पर, पोंग नाम है ना, ब्यास पर है। और इसके बाद हम बात आते हैं सतलज पे, ठीक। ध्यान दीजिए, ब्यास नदी जहाँ सतलज नदी से मिलती है ना, यहाँ पे, तो यहाँ हरिके बैराज है, हरिके बैराज इसको कहते हैं। और हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो सीधे राजस्थान चली जाती है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है, ठीक ना। यहाँ पे देखो, यहाँ ये है ब्यास नदी मिल रही है सतलुज से, और यहीं से एक जो जलाशय निर्मित हुआ उसी से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा
गांधी नहर, ठीक ना, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत। सिंधु नदी तंत्र का कुल अपवाह क्षेत्र, अब अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या, सिर्फ एक नदी का क्षेत्र नहीं, सिंधु नदी तंत्र का जो अपवाह क्षेत्र है तो उसमें ध्यान दीजिएगा, हम इस पूरे अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे। ये पूरा अपवाह क्षेत्र कितना है, लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। तो ये पूरा का हो गया, तिब्बत से भी मिला के हो गया, पाकिस्तान का भी हो गया, भारत का भी हो गया। अगर बात की जाए कि भारत में कितना है, तो भारत में 3,21,000 वर्ग किलोमीटर, भारत में कितना है ये 3,21,000 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया में है और ये पूरा मिला के है, ठीक ना। तो इसको आप क्या करेंगे, याद रखें। की लंबाई को देखेंगे, है ना, तो इन नदियों में सबसे पहले झेलम की बात जब करेंगे तो झेलम की लंबाई जो है 720 किलोमीटर के आसपास है ना, लगभग में, अलग अलग आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन इतना आप याद रखिए, झेलम की लंबाई 720 किलोमीटर, ठीक। झेलम कहाँ से निकलती है, शेषनाग से, शेषनाग झील से। उसके बाद चेनाब नदी की लंबाई भारत में ये बहती है 1180 किलोमीटर। उसके बाद रावी नदी भारत में बहती है 725 किलोमीटर, है ना, रावी नदी की कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। और ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। इसके बाद जब बात करेंगे अंतिम सतलज की कुल लंबाई कितनी है, 1440 किलोमीटर, ठीक ना। तो ये पूरा रहा भारत के भूगोल में। जब हम अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे तो उस अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र को हमने समझा, ठीक है। सहायक नदियों की लंबाई पूरा कैलकुलेट करके, और फिर कहाँ से निकलती हैं, क्या बातें थी, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, वो भी हमने आपको बता दिया। तो इसको आराम से डायग्राम बना करके आप लोग नोट करेंगे ना, और अच्छे से इसको समझेंगे, क्लियर है।